हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष डीएलएड विषय से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को कराने वाला हूं। हालांकि ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाला जो वीडियो है, इससे आप लोगों से हमने कुछ सुझाव लिए और सुझाव आप लोगों का आया, बहुत अच्छा लगा। और इसमें आप लोगों ने बताया कि वन लाइनर ही सबसे अच्छा रहेगा, तो हम वन लाइनर ही आज 50 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हूं। तो इसको देखिएगा दोस्तों। इसमें है क्या, 1 नंबर का सवाल, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, कौन सा होता है? प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है। चलिए, आप लोगों ने सुझाव भी दिया था कि एक बार स्क्रीन में एक ही प्रश्न होना चाहिए, तो मैं उसका भी ध्यान रखा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक बार देखा जाए इसको। तीसरा नंबर कह रहा है क्या, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों के द्वारा, ये देखिएगा डबल लिखा गया है, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। यानी जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? तो शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन होता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, या कौन उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर होगा मौखिक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सिखाता है कि, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये क्या है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो इससे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का प्रश्न। छठा नंबर क्या कह रहा है कि लिंग है, क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ये भी बात आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है क्या, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है कि इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एक सुविधा दाता की भूमिका में शिक्षक नजर आते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल कह रहा है क्या, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। चलिए उसके बाद लिखिएगा अगला सवाल दोस्तों, 10 नंबर का सवाल कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का रहा क्या, कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? राइट आंसर होगा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना।
ये इसकी मुख्य सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास, यानी कि श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास कब होगा? यानी जब आप कहानी सुना दीजिएगा और फिर बच्चे से उसकी प्रतिक्रिया मांगिएगा। अगर ऐसा कीजिएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो है ये दोनों कौशल का विकास होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर कह रहा है क्या? सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। यानी सुनने में असमर्थ जो भी बच्चा होगा वो यदि नियमित विद्यालय आता है तो वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बच्चे के लिए स्कूल में स्पेशल व्यवस्था भी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर कह रहा है कि कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? यदि कक्षा की, इसका राइट आंसर होगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उठ जाता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी कि कोई भी चीज जो है प्राथमिक कक्षा में यदि आप पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से यदि बच्चों के जीवन से जोड़ देते हैं तो बच्चे उसे अधिक से अधिक जो है ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है क्या बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय, यानी कि देखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष होगी। ये बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे देखिएगा कि ये 12 वर्ष आप कैसे निकालिएगा। जैसे देखिएगा बालक की आयु यदि 16 वर्ष है और तथा अंक प्राप्त कितना है? 75 अंक है, तो राइट आंसर देखिएगा 75/100 कर देना है। ये इसमें आपको करना क्या होगा, इस तरह का जब भी देगा तो 75 बटा कितना कीजिएगा? 75/100 कीजिएगा और गुने कितना कर दीजिएगा? ये 16 वर्ष है तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16, तो 4 तिया 12 वर्ष। देखिए 4 तिया 12 वर्ष आपका निकल गया। ठीक है, यानी कि देखिएगा जब भी हम बुद्धि लब्धि परीक्षण निकालेंगे तो जो अंक दिया गया है तो उतना बटा 100 कर देंगे, गुना जितना वर्ष का बच्चा है उतना गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा इजी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में किस योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा? राइट आंसर होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। उसके बाद देखिएगा किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर दुश्चिंता और ये किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर खाली जगह में क्या होगा? दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। 19 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। क्या होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। ये डिस्ग्राफिया याद रखिएगा कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर क्या कह रहा है? आंशिक पुनर्बलन। ये क्या होता है दोस्तों? तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर क्या कर रहा है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान ही वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल। 23 नंबर कह रहा है कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, ये लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर है प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो भी होते हैं वो अपने निर्णय लेने में क्या होते हैं?
ये आत्मनिर्भर होते हैं। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। यानी कि देखिए ये यहां पर 1 नंबर में क्या भराएगा, तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों, एक खाली जगह में विद्यार्थियों भरा जाएगा, दूसरे में समावेशन भरा जाएगा। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। राइट आंसर होगा मेरा परिवार। यानी कि यदि आप नर्सरी कक्षा में पढ़ाते हैं तो सबसे अच्छी जो विषय वस्तु होगी वो मेरा परिवार, यानी अपने परिवार के बारे में बताकर उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। इसका राइट आंसर होगा टरमैन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा टरमैन, यानी बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का सवाल कि हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। राइट आंसर होगा 4 वर्ष की आयु में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर का सवाल। देखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन होता है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का सवाल। ये कथन है दोस्तों, ये कथन तो पक्का आप एकदम रट ही लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसका कथन होता है। ये राइट आंसर होगा स्किनर का कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसका कथन है, स्किनर का कथन है। उसके बाद देखिएगा एलेक्सिया क्या है। ये देखिए एलेक्सिया क्या है, तो सीखने की अक्षमता, यानी कि वैसे बच्चे जो सीखने में असक्षम होता है यानी सक्षम नहीं होता है, इसे एलेक्सिया कहा जाता है। एलेक्सिया मतलब क्या होता है कि वैसे बच्चे जिसमें सीखने की क्षमता कम होती है, यानी सीखने की अक्षमता को ही एलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर का सवाल, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। प्रमापी परीक्षण जो है, परिमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए कराया जाता है। उसके बाद देखिएगा 34 नंबर का सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो राइट आंसर होगा 1900 को माना जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है ये 1900 ईस्वी है। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर का सवाल, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 11 से 15 वर्ष के बीच। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि बालक का IQ 71 से कम होती है। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ 71 से कम होती है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर का सवाल, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है। तो राइट आंसर होगा 280 दिन। उसके बाद देखिएगा नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो राइट आंसर होगा 7 पाउंड होता है। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक इसके पहले भी ये कराया गया है, थॉर्नडाइक थे। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है, NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन दोनों में लिख दिया गया है दोस्तों, इसको आप एक बार देख सकते हैं। यानी कि देखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद देखिएगा 41 नंबर का सवाल, 41 नंबर देखिएगा इसके पहले हेडमास्टर वाला एग्जाम में आर्टिकल 4 को पूछा गया था और चारों मेरी क्लास से लड़ा था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से।
उसके बाद देखिएगा 42 नंबर का सवाल है। 42 नंबर का सवाल क्या करा, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो राइट आंसर होगा वैदिक काल में किया जाता था। उसके बाद देखिए 43 नंबर का सवाल। 43 नंबर कह रहा है कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 44 नंबर, जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा होता है? तो निद्रा जो है ये जन्मजात अभिकारक माना जाता है। उसके बाद देखिएगा 45 नंबर का सवाल, तत्परता का नियम किसने दिया था? तो तत्परता का नियम दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, रॉस संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? यानी रॉस जो है एक शिक्षार्थी थे, उन्होंने संवेग को कितने भागों में बांटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा है। उसके बाद देखिए 3 प्रकार में बांटा है। 47 नंबर का सवाल एक बार देख लिया जाए दोस्तों। 47 नंबर कह रहा, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क, देखिए नि विसर्ग होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मैं आपको बता दूं ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। और जो है ये मूल अधिकारों की श्रेणी में भी रखा गया है, साथ ही साथ मूल कर्तव्य में भी इसे जोड़ा गया है। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर का सवाल, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन है दोस्तों, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा मैकडूगल का है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन मैकडूगल का है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? यानी साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक रूप से अपंग बालक को सम्मिलित किया जाता है। यानी साइजोइड वर्ग में अपंग बालक को शामिल किया जाता है। शारीरिक रूप से अपंग बालक को साइजोइड कहा जाता है। उसके बाद आज का लास्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, ये अपराधी बालक कौन होते हैं? जो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो असामाजिक यानी जो असामाजिक कार्य करते हैं, याद रखिएगा अपराधी बालक की श्रेणी में होते हैं। यानी असामाजिक कार्य करने वाले बालक को ही अपराधी बालक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आज 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया। आप लोगों को जैसा कि पता है सिलेबस इसमें 75 जीके और 75 डीएलएड से पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न कुछ ज्यादा ही देना होगा, तभी आप लोगों का सिलेबस कवर हो पाएगा, ठीक है। और ये पहला और दूसरा चैप्टर से ही मैं अभी दे रहा हूं। निश्चित रूप से मैं लगातार 50-50 या 30-30 प्रश्न का सेट दूंगा। इसके लिए भी यदि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ऐसे भी 18-19 मिनट का ये वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं है, इसमें 50 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन मिलते ही आप जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।